नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और ईरान का ये युद्ध या तो तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेगा या कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो यूरोपीय देश पहले अमेरिका का साथ देने से मना कर रहे थे, आज ट्रंप की एक धमकी की वजह से उनमें से 7 देशों ने अपनी सेनाएं समुद्र में उतार दी है। वहीं दूसरी ओर कई देश दोस्तों ईरान के साथ भी खड़े होने को आतुर हैं और अगर ऐसा होता है तो इससे भारत बच नहीं सकता और पूरी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो जाएगी। आज के इस वीडियो में इस पूरे मुद्दे को हम आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। दोस्तों, न्यूज़ चैनलों पर आपको बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान आपस में लड़ रहे हैं और बाकी देश अमेरिका का साथ देने के लिए मैदान में उतर आए हैं, लेकिन यह आधी सच्चाई है। दुनिया का कोई भी देश, चाहे दोस्तों फिर वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या जर्मनी हो, अपना पैसा और अपनी सेना दूसरे की लड़ाई में कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहेगा। शुरुआत में इन सभी देशों ने अमेरिका को साफ मना कर दिया था, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात ये देश अमेरिका का साथ देने को तैयार हो गए। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझना होगा। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसको दुनिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा मान सकते हैं। दुनिया भर में जो भी तेल और गैस का व्यापार होता है ना, उसका लगभग 20% से ज़्यादा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने इसी रास्ते को ब्लॉक कर दिया और कतर जैसे देशों की गैस सप्लाई लाइन को भी दोस्तों निशाना बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो कच्चा तेल कुछ समय पहले $60 प्रति बैरल पर आराम से बिक रहा था, उसमें अचानक आग लग गई और कीमतें आसमान छूने लगी। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई अचानक रुकने लगी और असल खेल यहीं से शुरू होता है। अब आपके मन में आएगा कि यूरोप तो ऊपर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी ईरान, बाकी सभी खाड़ी देश नीचे हैं, तो भैया यूरोप पर कैसे असर पड़ रहा है? तो इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो भाई, यूरोप के कई देशों का मौसम काफ़ी ठंडा होता है, ये सब हम जानते हैं। वहाँ पर दोस्तों जीवन को चलाने के लिए एलएनजी की ज़रूरत होती है, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की ज़रूरत होती है। कुछ साल पहले तक यूरोप अपनी गैस पड़ोसी देश रशिया से खरीदा करता था, लेकिन अमेरिका ने यूरोप और रूस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और रूस का विकल्प खत्म होने के बाद में यूरोप पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो गया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आने वाले 4 से 5 सालों में यूरोप की 80% गैस सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अमेरिका से आएगी। अब इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए दोस्तों, ईरान ने तेल और गैस का रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रोक लगा दी है। रूस से यूरोप गैस खरीद नहीं सकता क्योंकि अमेरिका ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। और अब अमेरिका ने यूरोप के देशों को ये धमकी दी है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें गैस की सप्लाई होती रहे और तुम्हारे देश में ऊर्जा संकट पैदा ना हो, तो अपनी सेनाएं भेजो और इस रास्ते को खुलवाने में मेरी मदद करो। यूरोप के पास में और कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। अपने लोगों को ठंड और ऊर्जा संकट से बचाने के लिए उन्हें मजबूरन अमेरिका के पीछे खड़ा होना पड़ा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूरोप अमेरिका के साथ मजबूरी में खड़ा हुआ, ये तो हमको समझ आ गया, लेकिन जापान जैसा देश क्यों खड़ा हो रहा है? जापान को क्या दिक्कत है? तो इसके पीछे की कहानी भी आपको हैरान कर देगी। देखो भैया, जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन उसके पास में अपना तेल और गैस नहीं है। जापान अपनी ज़रूरतों का 87% तेल दूसरे देशों से खरीदता है और सबसे बड़ी बात, इस तेल का 95% हिस्सा दोस्तों उसी मिडिल ईस्ट से यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो जापान पूरी तरह से रुक जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हाल ही में एक इंटरेस्टिंग खबर और भी आई है, जिसकी वजह से जापान काफ़ी दब गया है। देखो, जापान की नई प्रधानमंत्री अभी अमेरिका गई थी, तो वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया कि उन्होंने ईरान पर बिना बताए हमला क्यों किया, तो उन्होंने जापान की तरफ देखकर कहा कि सरप्राइज क्या होता है, ये तो जापान से बेहतर और कौन जान सकता है। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं था, इसके पीछे एक कहानी है। दोस्तों 1941 की बात है, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। उस समय अमेरिका ने जापान की तेल सप्लाई रोक दी थी। इसके बाद जापान ने बौखलाकर अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। ये जो बयान दिया है ना, तो यह बयान देकर अमेरिका ने जापान को ये याद दिला दिया है कि भाई आज भी तुम्हारा
हमारा तेल उसी रास्ते से आता है और तुम्हें हर हाल में हमारे साथ आना ही पड़ेगा। जापान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए खामोशी से अमेरिका के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो अब आप जापान की मजबूरी भी समझ गए होंगे कि वो अमेरिका के साथ आखिरकार क्यों शामिल हुआ। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि इन बड़े देशों की लड़ाई में हमारे और आपके घर पर आखिरकार क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, इसे मैं एक बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाला हूँ। भारत भी दोस्तों अपनी ज़रूरतों का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। अब तक तो ये आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि कीमतें अचानक बढ़ने लगी है। देखिए भैया, जब समुद्र में तनाव होता है तो तेल ले जाने वाले जहाज़ों का इंश्योरेंस यानी जहाज़ों का बीमा महंगा हो जाता है। तेल की सप्लाई कम हो जाती है और भारत को उसी तेल के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। जब ये तेल भारत आता है दोस्तों, तो पेट्रोल पंप पर दाम बढ़ने लगते हैं। लेकिन बात सिर्फ दोस्तों पेट्रोल की नहीं है। हमारे देश में सुई से लेकर अनाज तक सब कुछ ट्रकों के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, माल ढुलाई महंगी होगी और उसका खर्च बढ़ेगा। जब ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ेगा तो हमारे घर आने वाला राशन, सब्जियां, कपड़े और दवाइयाँ सब कुछ अपने आप महंगे हो जाएंगे और इसे ही हम महंगाई की मार कहते हैं। अब ये सवाल उठता है, क्या भारत भी यूरोप या जापान की तरह फंसा हुआ है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यहीं पर भारत की विदेश नीति की तारीफ करनी होगी। हमने अपनी निर्भरता को केवल एक देश पर नहीं रखा है। आज भारत दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों से तेल खरीदता है, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही खरीदता हो, जिसमें दोस्तों रूस भी शामिल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी तरह से अंधभक्तों की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। जो डेटा रियल में है ना, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा कमेंट ना करे कि सर आप तो सरकार की तारीफ कर रहे हो। जो है हम उसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत इस समय किसी भी गुट का हिस्सा बनने से बच रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने तुरंत कूटनीतिक सक्रियता दिखाते हुए फ्रांस, मलेशिया, कतर और जॉर्डन के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है और भारत ने दोस्तों ये सीधे तौर पर संदेश दिया है कि हम किसी भी पक्ष में नहीं लड़ेंगे। हमारी प्राथमिकता सिर्फ यह है कि समुद्री रास्ता व्यापार के लिए सुरक्षित रहे। इसी के साथ दोस्तों भारत के ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी लगभग अच्छे संबंध है। हालांकि भारत का जो झुकाव है ना, वो अमेरिका की तरफ अधिक है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो हमारे ईरान और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है। इसी वजह से पूरी दुनिया और फ्रांस जैसे देश ये मान रहे हैं कि भारत इस युद्ध को शांत कराने में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, अगर हम इस पूरी घटनाक्रम का सार देखें तो जो 7 देश अमेरिका के साथ खड़े हैं ना, वो किसी गठबंधन और प्यार के चक्कर में नहीं खड़े, बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए खड़े हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि भैया मजबूरी में खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने हाल ही में अमेरिका के एक फाइटर जेट को नष्ट किया है, जो कि है F-35। ठीक है, इसी के साथ साथ ईरान ने अभी कतर पर भी हमला किया, वहां की रिफाइनरीज को नष्ट किया है। उसके बारे में मैं एक लॉन्ग वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो उसको जरूर देख लेना। दोस्तों, अगर यह रास्ता जल्दी नहीं खुलता है ना, तो इसमें सऊदी अरब और UAE जैसे अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं और पूरी दुनिया में एक भयंकर महंगाई आ सकती है और धीरे धीरे हम लोग तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेले जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस पूरे संवेदनशील मुद्दे को विस्तार से समझा है। इसका असर भारत पर क्या होगा, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आपको क्या लगता है, भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए या हम और कोई रास्ता अपना सकते हैं? आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर लिखना है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।